हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारी वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम चैप्टर से संबंधित फिजिक्स की चौथी क्लास है। फिजिक्स की तीसरी क्लास में मैंने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, विमा और किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना बताया था। तो यदि आपने फिजिक्स की तीसरी क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फिजिक्स की तीसरी क्लास को जरूर देख लीजिए, जिससे वहां से आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पता चल जाए और ये क्लास आप आसानी के साथ समझ सको। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डिपोल, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर यानी अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। हमने क्या कहा कि दो आवेश हों, दो बिंदु आवेश हों, मान लिया पहला बिंदु आवेश ए और दूसरा बिंदु आवेश हमारा बी है, ठीक है। अब इसको हमने नाम दिया क्यों और इसको नाम भी दिया क्यों? क्योंकि आपने बोला परिमाण में समान और प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, यानी पहली माइनस हो जाए और दूसरी प्लस हो जाए। क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, तो पहले को हम माइनस मानेंगे, दूसरे को प्लस मानेंगे। तो ये आवेश हो गए परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हों जरा? एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर यानी अल्प दूरी पर रखे हों। ये हो गया द्विध्रुव का मध्य बिंदु, इसको नाम दे देंगे O, ठीक है। इनके बीच की दूरी को हम मान लेंगे 2L, ये होती है अल्प दूरी, ठीक है। तो अब इसको परिभाषित कैसे करोगे? परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी यानी अल्प दूरी 2L पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमारा HCl एक द्विध्रुव है, HBr एक द्विध्रुव है, ठीक है, और NH3 एक द्विध्रुव है, ठीक है, इत्यादि आदि जो है अणु हमारे क्या हैं? ये द्विध्रुव हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखें HCl हमारा कैसे द्विध्रुव है। देखिए HCl जब टूटता है तो वो किस में टूटता है? H+ आयन और Cl- आयन में टूटता है। कहने का मतलब जो है HCl अणु के पहले सिरे पर हाइड्रोजन धन आयन और दूसरे सिरे पर क्लोरीन ऋणायन उत्पन्न होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, जिसकी वजह से ये एक द्विध्रुव है। क्या है? जिसकी वजह से इनको एक द्विध्रुव माना गया है। इसी प्रकार HBr और NH3 भी धनायन और ऋणायन के रूप में टूटता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अल्प दूरी होती है। तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब ये है कि परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे दो आवेश एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। आप चित्र को एकदम ध्यान से समझिए। देखिए दोनों आवेश के परिमाण समान है और इनकी प्रकृति विपरीत है, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 2L दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ये बात समझ में आ गई। अब इसी वक्त यहाँ पर आप लोगों को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी समझा देते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप समझ गए। अब हम जानेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट क्या होता है। बहुत इजी परिभाषा है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। अब P बराबर होता क्या है? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 2QL। इसको हम लिख सकते हैं Q गुणे 2L लिख सकते हैं। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आई बात समझ में? क्या बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारी एक कौन सी राशि है? एक हमारी सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारी एक सदिश राशि है। और अगर यहाँ पर इसके हम मात्रक की बात करें, किसके मात्रक की बात करें? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, यानी Q का मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, और जो 2L है वो
एक दूरी है, ठीक है, वो बहुत अल्प दूरी है, और दूरी का मात्रक सदैव क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम मीटर हो जाएगा। कौन सा मात्रक हो जाएगा, कूलाम मीटर। अगर इसके मैं विमा की बात करूं तो विमा बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। कूलाम की विमा आपकी कितना होती है, 80 होती है, और मीटर की विमा कितनी होती है, L होती है। तो इसकी विमा आपकी बहुत इजी है। कौन सी विमा हो गई, ATL, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा कितनी हो गई, ATL। तो इसकी परिभाषा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। कैसे परिभाषित किया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी का गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, और विमा आपकी ATL होती है। तो यहां पर आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बहुत इजीली तरीके से याद हो गई होगी। अब आप लोगों को हम ये बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। डेरिवेशन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि वह डेरिवेशन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसको जरा यहाँ पर रफ करते हैं। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद हम फाइंड करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियां हैं। पहली कौन सी हमने बताई अभी, अच्छी स्थिति। तो हम सबसे पहले किस में निकालेंगे, अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में हमें कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम पहले मान लेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। क्या मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो जब सबसे पहले हम यहाँ पर एक द्विध्रुव बनाएंगे। एक द्विध्रुव हमने बना लिया, ठीक है। द्विध्रुव ऐसे बनता है, एक बिंदु आवेश हमारा A है, ठीक है, एक बिंदु आवेश हमारा B है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इनका मध्य बिंदु हमने नाम दे दिया, मध्य बिंदु हमारा हो गया बिंदु O, ठीक है। और ये आपका -Q आवेश हो जाएगा, ये +Q आवेश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि द्विध्रुव का निर्माण कैसे होता है, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तब वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा एक द्विध्रुव बन गया जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब यहाँ पर हम ये मानेंगे कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जहां पर हमें क्या निकालना है, अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता का व्यंजक फाइंड करना है। अब हम उसके बाद लिखेंगे कि +Q आवेश के कारण माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, और -Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। चूंकि ये अक्ष के अनुदिश हैं इसलिए एक दूसरे के विपरीत तीव्रताएं होंगी। आई बात समझ में, +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और -Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, आपने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो P तक की दूरी मानी है वो कितनी मानी है, r मीटर की दूरी मानी है, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लिखेंगे +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने बताया अभी कि +Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। तो E1 इक्वल टू, हमने इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना बताया था। कितना आया था, E इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पर परावैद्युतांक के है तो के ले लेना, और Q अपान कितना होता है, r², जहाँ r होती है दूरी। तो +Q से बिंदु P तक की दूरी अगर यहाँ पर हम देखें तो P से O तक की दूरी r है और Q से O तक की दूरी L है। तो हमें इतनी दूरी फाइंड करना है। तो इतनी दूरी से यदि इतनी दूरी हम माइनस कर देंगे तो ये दूरी हमें क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो हम
r दूरी से l दूरी को माइनस कर देंगे तो r माइनस l दूरी ये हो जाएगी। ये कितनी दूरी हो जाएगी? r माइनस l मीटर की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी प्लस q से बिंदु P तक की दूरी वो r माइनस l हो जाएगी। क्योंकि r स्क्वायर होता है तो इसको r स्क्वायर लिख लेंगे। इसको यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ पर हमारा जो दूसरा आवेश है वो माइनस क्यू है, तो लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी हमने कहा आप लोगों को कि माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हमने मानी? E2। यहाँ पर भी आप वही फार्मूला लगाइए 1/4πε0 के आवेश आपका क्यू और माइनस आवेश से जो दूरी आपकी बिंदु P की है वो आपको देखना है यहाँ पर। तो इतनी दूरी आपकी R है और L इसमें और ऐड कर दें तो टोटल दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएगी? L प्लस आर या R प्लस L। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R प्लस L स्क्वायर, क्योंकि क्यों अपन R स्क्वायर होता है। इसको क्या मानेंगे हम? समीकरण 2। ये बात समझ में आई। अब हम यहाँ पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। तो दोनों बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E= आपकी क्या होगी? यहाँ पर ध्यान से समझिए। आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले हो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? इस अक्ष के अनुदिश है। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता E2 माने हो, इसकी दिशा जो है वो अक्ष की विपरीत डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा आवेश कौन सा बड़ा होगा? प्लस वाला। प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो चूंकि इनकी दिशाएं जो है वो विपरीत है, इसलिए इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी? इनकी तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। ठीक है, तो बड़ी तीव्रता हमारी किसके कारण होगी? प्लस आवेश के कारण। तो बड़ी तीव्रता कौन सी हो जाएगी? E1। तो बड़ी से हम छोटी तीव्रता को क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्योंकि छोटी तीव्रता ये इसलिए होगी क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 के और क्यू अपान कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे? माइनस लगाओगे 1/4πε0 के क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपका E2 का मान हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया? इसको रख दिया। अब यहाँ से देखें तो E= 1/4πε0 के और इंटू क्यू आपका क्या मिल जाएगा? कॉमन मिल जाएगा इन दोनों पदों में। तो ये आपका बचेगा क्या? ये आपके बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम इधर रफ करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या निकाला? E= 1/4πε0 के क्यू। यहां पर देखें तो इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे हर बराबर नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे। R प्लस L के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस लगाइए, R माइनस L के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और बटे ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर R माइनस L लिखा, R प्लस L यानी A माइनस B एक ब्रैकेट में, A प्लस B एक ब्रैकेट में। और जब ऐसा होता है तो उसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर दिया, चूंकि दोनों का होल स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है? E= ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के और ये हो गया क्यू। आप इसका होल स्क्वायर खोलिए, A स्क्वायर R स्क्वायर फिर L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस लगाइए, इसका होल स्क्वायर खोलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2RL यानी 2AB और बटे में ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब आपको देखिए क्या करना है। E= ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 के और ये जाएगा क्यू। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL। जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस का 2RL प्लस का 2RL हो जाएगा और बटे में ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा E= 1/4πε0 के और इंटू में क्यू और 2RL कितना हो जाएगा? 4RL और नीचे हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सुव्यवस्थित रूप से लिखेंगे और इसको थोड़ा भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2 और QL पास में लिख लिया, इंटू R थोड़ा बाद में लिख लिया, और ये हो गया R² - L² का होल। अब हमने ऐसा किया क्यों कि QL पास किया, क्योंकि अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की परिभाषा से पढ़ा है कि 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा और हम देखिए रफ कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आया आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और ये 2 लिख लीजिए, और इस 2QL के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, P लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद R लिखा तो R लिख लीजिए। इस 2QL के स्थान पर हमने P लिख दिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था P इक्वल टू कितना होता है 2QL, ठीक है। तो हमने इस 2QL के स्थान पर P रख दिया, और बटे में हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो हमने द्विध्रुव बनाया था, ऐसे आपका एक द्विध्रुव हमने बनाया था, अभी चित्र में आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो ये दूरी थी मध्य बिंदु से एक आवेश तक की दूरी वो L थी, लेकिन इस मध्य बिंदु से जहाँ पर हमें परिणामी तीव्रता निकाली थी वो दूरी R थी। तो यहाँ पर देखें तो इन दूरियों में हमारी जो R मीटर की दूरी थी वो L से काफ़ी अधिक थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो L है वो बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है किससे, R से, इसलिए L को यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे यानी छोड़ देंगे। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2P, और ये हो जाएगा R। जब L को छोड़ देंगे तो ये R² का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि L को हमने छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा K, और ये हो जाएगा 2PR बटे में R की घात 4। एक R से एक R आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आपका बच जाएगा 2P, और यहाँ पर K लिखा है K लिख दीजिए, और नीचे एक R कैंसिल हुआ तो ये R³ बच गया। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको एक स्टेप थोड़ा सा अपनाना है। कौन सा स्टेप अपनाना है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको मान लेना है वही चीज जैसे हमने कूलाम के नियम में बताया था, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होगा वो कितना हो जाएगा, K बराबर 1 रख देंगे। तो ये E इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के स्थान पर 1 रख दिया, तो ये आपका हो गया 2P/R³। और यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक सभी लोग जानते हो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह निगमन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक एक स्टेप को वीडियो को पॉज कर कर नोट करते रहिए कॉपी में और समझते भी जाइए। अब आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना बताएंगे, और वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना भी करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। चलिए ठीक है।